हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वनस्पतियों के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों की क्लास बीच बीच में गैप हो जाती है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की एक भी चैप्टर डिस्टर्ब नहीं जाए। जब भी मैं क्लास लूँगा पिछले क्लासों को कवर करते हुए आपकी एक एक चैप्टर को कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको निसंदेह घबराना नहीं है। आप अपनी स्टडी को मजबूत बनाइए। जब भी क्लास होगा तो आपकी पिछले क्लासों को ध्यान में रखते हुए आगे की क्लास को बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के वनस्पति से। हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश की मृदा मिट्टी के विषय में पढ़ा था और उससे संबंधित मृदा अपरदन, उनसे समस्या के उपाय क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है वनस्पति के विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रकार से किया गया है। पहला है प्रादेशिक आधार पर, दूसरा है भौगोलिक आधार पर, तीसरा है प्रजाति के आधार पर, चौथा है शासकीय आधार पर, पांचवा है वन विभाग के आधार पर। इन पांचों भागों को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पहला लेते हैं प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर चर्चा करेंगे तो मुरैना है, शिवपुरी है, इसके बाद मुरैना, शिवपुरी, दतिया, सागर, दमोह ये इलाके आ जाते हैं। दूसरे कंडीशन में देखें तो विंध्य प्रदेश कैमूर का क्षेत्र है, मध्य भाग विरल वन पाए जाते हैं यहाँ पर। तीसरे स्टेप में नर्मदा के दक्षिणी भाग का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा सघन वन एवं सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र पर आधार से हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पहला चैप्टर लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं, सागौन है, सागौन के बाद शीशम, शीशम के बाद नीम, पीपल। क्षेत्र देख लेते हैं तो सागर है, छतरपुर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और जबलपुर ये क्षेत्र आ जाते हैं। विशेषता क्या है इन वनों की कि इसमें इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं। ये पानी की कमी होने पर अपनी पत्तियों को पूर्ण रूप से गिरा देती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का यही विशेषता है कि ये पानी की कमी होने पर अपनी पत्तियों को पूर्ण रूप से गिरा देती हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन जो कि यह 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर मुख्य रूप से वनस्पति पाए जाते हैं। सागौन हो गया, इसके बाद साल है, बीज साल के बाद बांस, फिर बीजा, महुआ, फिर जामुन है, सेजा और हर्रा। क्षेत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। यहाँ पर हमारे सीधी है, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया के बाद अनूपपुर, बालाघाट ये महत्वपूर्ण, लेकिन और भी ज़िले हैं लेकिन कुछ ज़िलों को समराइज करके हमने यहाँ पर डाल दिया है। इनकी विशेषता क्या है कि यहाँ पानी की कमी होने पर ये वन अर्धपूर्ण रूप से पत्तियाँ वृक्ष गिरा देते हैं, वर्ष भर रहते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पत्तियाँ अपने पूर्ण रूप से गिरा देती हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पत्तियां जो हैं, पेड़ जो है अपनी पत्तियां को अर्ध रूप से गिराते हैं।
आधी पत्तियों को गिराती हैं और आधे पत्तियों को रोके रहती हैं। तीसरा है और लास्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें वर्षा वन जो कि है 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच आसपास होती हैं। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं, बाबूल है, खेर है, नीम, पीपल, तेंदू पत्ता, खजूर आदि आ जाते हैं। क्योंकि वैसे ही आप लोग देखिए कि जहाँ पर पेड़ यानी वर्षा वन कम होती है वहाँ पर अनेक प्रकार के कांटेदार वृक्ष पैदा हो जाते हैं। उसी श्रृंखला में हम मध्य प्रदेश का ये उत्तरी पूर्वी इलाका कहलाता है। यहाँ देख लेते हैं तो ये क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जैसे टीकमगढ़ है, अशोकनगर, मुरैना, शिवपुरी, शिवपुर, दतिया है, रतलाम, मंदसौर, मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र। कहने का अर्थ है कि बुंदेलखंड से लेकर हमारे मालवा तक प्रवेश कर जाती है और थोड़ी हिस्सा निमाड़ क्षेत्र में आ जाती है। इनकी विशेषता क्या है कि ये पानी की कमी से कांटेदार वृक्ष एवं झाड़ियाँ मिलती हैं। अब प्रजाति के आधार पर देख लेते हैं कि कौन कौन से वन पाए जाते हैं। प्रजाति के आधार पर मुख्यतः पाए जाते हैं सागौन है। सागौन या होशंगाबाद में पाया जाता है, जबलपुर, सागर, बैतूल इन सभी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर पाए जाते हैं। ये करीब 19.36% भूभाग पर पाए जाते हैं। ये प्रजाति मुख्यतः अच्छी एवं मजबूत लकड़ी देती हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं साल वृक्ष जो कि यह मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और सीधी में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर वनस्पतियों का क्षेत्र है 4.15% है। रेलवे स्लीपर बनाने के लिए उपयोगी यह पौधा है। अब बांस देख लेते हैं कि बांस जो है मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में पाया जाता है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश का प्रमुख ज़िला है बालाघाट। इनकी विशेषता यह है कि मध्य प्रदेश बांस का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। बांस का वैज्ञानिक नाम जो कि है डेंड्रोकैलिमस है। अगला है मिश्रित वन। मिश्रित वन के अंतर्गत सागौन है, साल एवं बांस सभी प्रकार के वन मिलते हैं, इसीलिए हम उसे मिश्रित वन के नाम से जानते हैं। इनका क्षेत्र है बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा। इन क्षेत्रों में मुख्यतः मिश्रित वन पाए जाते हैं। चौथा है शासकीय आधार पर वर्गीकरण। देख लेते हैं कि शासकीय आधार पर किन क्षेत्र पर वर्गीकरण किए गए हैं। तो पहला है आरक्षित वन। ऐसे वन जहां सरकार का पूर्ण नियंत्रण होते हैं, जैसे लकड़ी काटने एवं पशुचारण की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं या 65.36% वन पाए जाते हैं यहाँ पर। दूसरा है संरक्षित वन। संरक्षित वन सरकार का नियंत्रण सीमित मात्रा में होता है। यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। यह 32.84% भूभाग पर पाई जाती है। इस वन में अभयारण्य वन पाए जाते हैं, अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं। और एक और अगला स्टेप है अवर्गीकृत वन, जिसका कोई वर्गीकरण नहीं होता है। इसमें संपूर्ण मात्रा में लकड़ी काटने, पशु चराने की अनुमति होती है या पूर्ण मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। कहने का अर्थ है कि इन दो वनों में, एक वन में सरकार का पूर्णतः निरक्षित होता है और दूसरे वन जो कि है संरक्षित वन, इसमें सरकार का कुछ सीमित मात्रा में होती है, लेकिन अवर्गीकृत वन में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें मानव का संपूर्ण हस्तक्षेप होता है। मानव जैसा चाहे वैसा वहाँ के वातावरण को बना सकता है। तो इनका क्षेत्रफल है 1.7% भूभाग पर पाई जाती है। पांचवा है वन विभाग के आधार पर। वन विभाग के आधार पर राजकीय वन है, निगमित वन है और निजी वन है।
राजकीय वन के अंतर्गत शासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आ जाते हैं, जबकि निगमित एवं निकाय या स्थानीय नगर पालिकाओं एवं परिषदों के नियंत्रण में आ जाते हैं। निजी वन, जिसे हम निजी भूमि के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में मिलने वाली प्रमुख वनस्पति, इसके अंतर्गत मुख्य वन संपदा और गौड़ वन संपदा। मुख्य वन संपदा के अंतर्गत सागौन मिल जाती हैं, साल है, बांस है। लेकिन गौड़ वन संपदा के अंतर्गत खैर है, खैर के बाद हर्रा है, तेंदुपत्ता है, गोंद है, गोंद के बाद लाख है, साल है, फिर बीज है, फिर धूप है आदि, ये गौड़ वन संपदा के अंतर्गत आ जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं मुख्य वन संपदा। मुख्य वन संपदा में जो कि सागौन पहला है। इनका क्षेत्र होशंगाबाद, छतरपुर, पन्ना, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी आ जाते हैं। इनका उपयोग किया होता है सागौन का, कि उपयोग है इमारती लकड़ी के काम में जाते हैं और फर्नीचर उद्योग में। इनकी विशेषता है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर पाए जाते हैं सागौन का वन। इसके बाद जाता है साल वृक्ष। साल जो कि यह मध्य प्रदेश की मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में पाई जाती हैं। इनका उपयोग है इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह रेलवे स्लीपर बनाने के कार्य में भी किया जाता है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक मिलने वाली वनस्पति है। तीसरा है बांस। बांस जो कि बैतूल है, होशंगाबाद, मंडला, शहडोल तथा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है। उपयोग किया है कि कलात्मक वस्तु बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। विशेष है बांस का उत्पादक राज्य है। इसका वैज्ञानिक नाम है डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्स प्रजाति का बांस मिलता है। अब देख लेते हैं गौड़ वन संपदा। गौड़ वन संपदा के अंतर्गत पहला है खैर। इसका क्षेत्र उत्पादन कहाँ है? सागर है, जबलपुर, शिवपुरी, दमोह, उमरिया में है। इसका उपयोग है कत्था बनाने के उपयोग में किया जाता है, चर्म शोधन कार्यों में। हर्रा जो कि छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, उमरिया में उपयोग है। औषधि उद्योग में, चर्म शोधन के कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता जो कि सागर, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली में यह मुख्यतः बेड़ी बनाने के कार्यों में किया जाता है। साल बीज शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, रीवा, मंडला आदि क्षेत्र में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इनका उपयोग जो कि साल के बीज से निकलने वाले तेल को जलाने में किया जाता है। अगले गौड़ वन संपदा के अंतर्गत गोंद आ जाती है। गोंद जो कि हमारे दैनिक जीवन में सभी कार्यों में प्रयोग की जाती है, इसीलिए सभी जिलों में व्यावसायिक के रूप में कार्य किया जाता है। अगला स्टेप में धूप है। धूप जो कि साल के बीज से निकलने वाले सुगंध को हम मूल्यवान के रूप में जाना जाता है, इसीलिए हम धूप को साल बीज के रूप में संज्ञा दी जाती है। अगला स्टेप में लाख। लाख जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अमूल्य धरोहर के रूप में जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के उमरिया, मंडला, डिंडोरी आदि जिलों में पाई जाती हैं। उपयोग किया है कि इस खिलौने बनाने के कार्य में किया जाता है और सरकारी कारखाना उमरिया में भी बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के उद्योगों के विषय में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि क्लास ज़रूर गैप रहती है, लेकिन कुछ कारणवश गैप रहती है। लेकिन जब भी क्लास होगा तो पिछले क्लासों को ध्यान में रखकर उन सभी क्लासों को समराइज करके आने वाले क्लासों में हम उसको कवर करते हैं चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान नहीं होना है, अपने स्टडी को मजबूत बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।